नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज करेंगे बात कि किसने बनाया नेचुरल गैस पर दबाव। भावों में हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो 15 से 25% की गिरावट सभी नेचुरल गैस वैरायटीज में देखने को मिली है। यूएस का नेचुरल गैस का भाव 9 महीने के लोज पर, तो यूरोपियन यूनियन का नेचुरल गैस का भाव 6 महीने के लोज पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर सोने और चांदी दोनों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। क्या स्तर रह सकते हैं, क्या ये खरीदारी के मौके हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर वायदा भी नहीं है जनवरी के लिए और भावों में इतनी उठापटक है कि आगे हेज करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। कैसे देखती है इंडस्ट्री इसको, इन सब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, साथ ही इंडियन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी होंगे हमारे साथ। उनके साथ जुड़ेंगे कॉटन ट्रेड लिंक एलएलपी के सीनियर एग्जीक्यूटिव आनंद पोपट। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर गैस के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जिस तरह का विड्रॉ हमने यूएस इन्वेंट्रीज में आता हुआ देखा है, वो उम्मीद से कम है और 5 साल के एवरेज से भी कम है, और उसका नतीजा आप भावों पे यहाँ देख ही रहे हैं, यानी कि मांग बहुत ज्यादा नहीं है। कैसे देखेंगे आप प्रीतम गैस के करंट प्राइसेस को और यहाँ से क्या करने की राय है? मुझे लगता है कि गैस के प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। मनीषा, फैक्टर्स तो आपके सामने है ही है, सप्लाई हो या आप लोअर देन रिकॉर्ड नंबर पे आपका जो क्लाइमेट है, जितना इंटेंसिटी विंटर का होना चाहिए उतना है नहीं, तो ड्रॉ भी नहीं है। बोथ यूरोप एंड अमेरिका में सिचुएशन सेम ही है। मुझे लगता है कि गैस में फिर भी अभी भी अपॉर्चुनिटी है नीचे सेल करके चलने में। सो यदि गैस के प्राइसेस 420 के लेवल नीचे आते हैं तो वहां पे वापस एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। जरूर लगाइए स्टॉप लॉस एट 425। टारगेट मेरा रहेगा 414। मुझे अभी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, मोर सो क्योंकि अभी ट्रेडिंग थोड़ा थिन हो जाएगा ये क्रिसमस सीजन के लिए। तो हाल फिलहाल में तेजी मेरे को नहीं लगी है नेचुरल गैस। ओके, तो हाल फिलहाल में तेजी की उम्मीद नहीं है और काफी वॉलेटाइल कमोडिटी रही है और चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं, देख सकते हैं कैसे माउंटेन्स फॉर्म किए हैं नेचुरल गैस ने पिछले कुछ महीनों में। लेकिन चलिए इसके अलावा कच्चे तेल पर भी एक राय लेंगे। रवि, नेचुरल गैस पर भी आपकी स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ कच्चे तेल जहां पर हम लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त देख रहे हैं, आज भी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में घरेलू बाजारों तेजी देखी, 6500 के ऊपर आ चुका है। क्या व्यू है इन स्तरों से अब? जरूर से नियर टर्म व्यू में थोड़ा बहुत कोविड फैक्टर है वो नेगेटिव प्ले हो रहा है एनर्जी पैक में, और पर्टिकुलर क्रूड में। हालांकि इसका कुछ भी इम्पैक्ट हमने ना तो इंटरनेशनल प्राइसेस में ना तो डोमेस्टिक प्राइसेस में देखा है, क्योंकि रशिया लगातार अपनी सप्लाई है वो कट कर रहा है। रशिया ने कल भी हाईलाइट किया था कि वो 11% अपनी सप्लाई है वो कट करेगा। एडिशनली जो यूएस अपना कोटा जो रिजर्व जो खाली किया था उसको भी फुलफिल करने के लिए अपने डोमेस्टिक क्रूड का यूज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सप्लाई के कंसर्न के वजह से क्रूड के प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन है, बट थोड़ी वोल्टालिटी रहेगी। हाई लेवल पे प्राइसेस ऑलरेडी है, तो रिस्क एसेट क्लास में थोड़ी वोल्टालिटी उसका भी इम्पेक्ट होगा। बट तब तक मुझे लग रहा है जब तक बड़ा कोई फंडामेंटल में चेंज ना हो, बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। लेवल स्पेसिफिक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6450 के करीब बाय कर ले। स्टॉप लॉस आप 6300 का शॉर्ट टर्म लगा। मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह में फिर से प्राइसेस 6700 6680 तक जा सकते हैं। थोड़ा एक थिन ट्रेड रहेगा, तो थोड़ा आपका नजरिया एक वीक का होना चाहिए। सेकंड, नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि नियर टर्म हेडविंड्स में रहेगा जब तक 450 के ऊपर क्लोज नहीं होता। और दूसरा ध्यान रखना है, नेगेटिव साइड में अभी जो आप ट्रेड करें उसको स्टॉप लॉस ट्रिक लगाए, क्योंकि यूएस में जो कल के न्यूज है कि वहां पे 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हुए ठंड की वजह से और बर्फबारी की वजह से। तो थोड़ा बहुत इसका सेंटिमेंट प्रेशर, अगर ये वीकेंड के रिपोर्ट में कुछ भी रिवर्स आया और कूलर देन एक्सपेक्टेड वेदर की कुछ एक्सपेक्टेशंस वहां पे रिपोर्ट में आई, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में नेक्स्ट वीक में फिर से रिकवरी होनी चाहिए। इंट्राडे के लिए कुछ ट्रेड करना है तो जरूर से आप शॉर्ट करें, परंतु नियर टर्म अगर आपको ये गिरावट में 410 के करीब प्राइसेस मिल जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर ले। 400 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट सप्ताह में प्राइसेस में फिर से 470 तक के लेवल देखने चाहिए। ऑलराइट, यानी कि कुछ तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ऑफ कोर्स विंटर मंथ्स हैं, लेकिन एक तरफ जिस तरह से चाइना की डिमांड को लेके कंसर्न्स हैं और दूसरी तरफ हमने विड्रॉल इन्वेंट्रीज में कम देखा है, और तीसरी चीज ऑफ कोर्स यहाँ पर विंटर डिमांड है, उसके ऊपर तो नजर रखनी ही होगी। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। प्रीतम, यूएस जीडीपी के नंबर्स यहाँ पर उम्मीद से बेहतर हैं, डॉलर में फिर से बढ़त है और उसका सीधा असर सोने चांदी पर। मनीषा, जो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था वो इम्पैक्ट आ गया। सिल्वर थोड़ा सरप्राइजिंग था कि जीडीपी नंबर आया, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स भी करेक्ट हुए यूएस में डिस्पाइट अ डिसेंट जॉब्स डेटा एंड जीडीपी नंबर के बावजूद।
करेक्शन देखा। बट मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार एक टेक्निकल हाई बना के वहां से करेक्शन आएगा। फॉर द शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, मेरे को लग रहा है थोड़ी मंदी रहेगी मार्केट में। आई कीप मेंटेनिंग नीचे के जब मार्केट नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने के लिए। बट इंट्राडे बेसिस पे मैं मनीषा स्टिल सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में सेल करके चलिए। गोल्ड के प्राइसेस इफ 54,700 लेवल पे आते हैं, ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाइए 54,850 का, और टारगेट रहेगा 54,500 एंड 54,200 तक भी जा सकता है, तो दैट विल बी गुड लेवल टू एंटर अगेन। साथ ही साथ सिल्वर में भी आप देखेंगे मनीषा, तो वो 69,100 के ऊपर आता है यदि सिल्वर बाउंस बैक देता है यहाँ के लेवल से, तो वहां पे भी आप एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 69,500 और टारगेट रहेगा 68,600 एंड 68,200 के लेवल तक। बट ये जैसे मैंने बोला स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म के बेसिस पे है। यदि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, और यदि पोजीशन खड़ी है तो आप मेंटेन करके चलिए। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ चले, अगर ब्रॉडर आउटलुक हो तो आप कोई ट्रेड आज के लिए अगले 1-2 दिनों के लिए रवि इनिशिएट करना चाहेंगे क्या सोने चांदी पर, और अगर हाँ तो क्या रणनीति रहेगी? जरूर से सिल्वर में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, और पर्टिकुलर वो अपने रेजिस्टेंस जो पुराना 69,500 है वही रेजिस्टेंस टेस्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में, वही ग्लोबल मार्केट में 2430 का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे वहां पे नियर टर्म में प्रेशर बना रहेगा। ट्रेंड में जब 67,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक होगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव साइड ही रहेगा। बट थोड़ा बहुत लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स की तेजी है, साथ में आज कोर पीसी प्राइस इंडेक्स पे आना है, तो उसके पहले थोड़ा नर्वसनेस मार्केट में रह सकता है। नियर अबाउट टू 69 इट वुड बी अ गुड सेल अपॉर्चुनिटी फॉर सिल्वर। 69,420 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 68,280 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए, तो सिल्वर में क्लियर कट सेल है, वहां पे थोड़ी मुनाफा वसूली और बढ़ सकते हैं। हालांकि गोल्ड में मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेफ हेवन बाइंग बना रहेगा। जो कोविड के कंसर्न्स एंड जीडीपी के कंसर्न्स आगे जाके जो खड़े होने वाले हैं, तो उसको लेके थोड़ा बहुत फंड मैनेजर्स का शिफ्टिंग वहां पे हो। हालांकि नेक्स्ट वीक थोड़ा फंड मैनेजर छुट्टियों पे हो गए, तो इतना ज्यादा जल्दी से मोमेंटम नहीं रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड बना रहेगा। इंटरनेशनल प्राइसेस जब तक वो 1788 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं होते, ट्रेंड पॉजिटिव है। कुछ डिप मिलता है अगर 54,200 शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बाय करें, 53,700 वुड बी स्टॉप लॉस। ऊपर फिर से मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह में 55,200 तक के लेवल दिखने चाहिए। नियर टर्म कुछ मुनाफा वसूली रह सकती है, लेकिन डायरेक्शनल अप मूव यहाँ पर जारी भी रहेगा। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर मिक्स ट्रेड्स है और मुनाफा वसूली हमने एल्यूमिनियम, जिंक, निकल जैसे काउंटर्स में आते हुए देखी है। प्रीतम, नियर टर्म और 2023 के लिहाज से भी आपको क्या लगता है टॉप ट्रेड्स क्या निकल के आ सकते हैं? देखिए, नियर टर्म के बेसिस पे मुझे लगता है कि कॉपर इज अ गुड सेल एट 718, क्योंकि कॉपर इज वन मेटल जो ट्रेंड के अगेंस्ट चल ही रहा है। बाकी मेटल में जितना लेवल का करेक्शन आया है कॉपर में नहीं देखा हम लोगों ने। सो 718 लेवल पे हम लोग ऑब्वियसली सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 721 और टारगेट प्राइस रहेगा 714। मनीषा, आप मेरे को यदि नियर टर्म पूछेंगे 2023 का भी ट्रेंड बताएंगे, इट इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन हाउ चाइना शेप्स अप। उसके ऊपर कैसे होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा मेटल्स का। मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट करेक्शन आ ही चुका है मेटल में, थोड़ी उसके ऊपर प्रेशर रहेगी बिकॉज ऑफ कोविड, और जीडीपी नंबर्स भी थोड़े से स्ट्रेसफुल आ रहे हैं नॉन यूएस मार्केट्स के। आप यूके का देख लीजिए, कल आया था डेटा, उसमें वो दिख ही रहा था। सो कहीं ना कहीं रिसेशन का फियर और कोविड का दोनों थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है मेटल्स के लिए, बट मुझे लग रहा है कभी ना कभी ये स्टेबल होगा, मे बी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सॉरी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, एंड उसके बाद मुझे लगता है तेजी वापस आ ही जाएगी मेटल मार्केट्स। नमस्कार, आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कॉटन की करेंगे, जहाँ पर 2-3 मुद्दे हैं। एक तो आवक जो अभी भी यहाँ पर हल्की सी कमजोर ही है, भावों में लगातार एक सपोर्ट है, और तीसरी बात ये कि अगर आपको भारतीय बाजारों में अब कॉटन में अगर ट्रेड या हेज करना है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर जनवरी का वायदा अभी तक भी मौजूद नहीं है। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट तैयार हैं। राकेश जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और आवक और प्राइसेस पे ही शुरुआत कर लेते हैं, कैसा है रुझान? आवक जो पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है। अभी अंदाज अगर हम लास्ट ईयर की टोटल अराइवल और इस साल की अप टू डेट अराइवल करें तो करीबन 40-45% की गिरावट है लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो नंबर एक तो आवक की बात होगी। अब इसमें आवक का क्या कारण है, मेन ये बताया जाता है तो कुछ तो कहीं पे गुजरात और महाराष्ट्र में सोइंग वगैरह डिले थी,
और सबसे बड़ा कारण क्या है कि किसान को जो है लास्ट ईयर 10-11 हजार रुपए के करीब भाव देखने को मिले थे, तो उसको ये 7500 और 8500 रुपए की प्राइस रेंज में उसको बेचने का मन कम है। इसकी वजह से वो होल्ड कर रहा है, उसको ठहर के बेचना चाहता है इन एंटीसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस। ओके आनंद जी, इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्विकली पहले प्राइसेस की बात हो रही है तो उस पर अपना एक आउटलुक दे दीजिए, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमने देखा है किस तरीके के प्राइसेस फिलहाल अभी तो 30,000 के आसपास ही घूम रहे हैं अगर हम M6 की बात करें, लेकिन जिस तरीके के अराइवल्स की बात हो रही है या फिर आगे के नंबर्स दिख रहे हैं प्रोडक्शन के, ओवरऑल प्राइसेस किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? जी प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। चलिए, शायद आनंद जी को शायद ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन राकेश जी, एक चीज और बताइए, अब सीपीआई ने हालांकि अपील की है सेबी से कि जल्द वो नए नियम लेकर आए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, और फिलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अब 30 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएंगे, तो क्लैरिटी तो अभी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है। लेकिन अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खुलने की कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, और अगर नहीं खुला तो फिर क्या सिचुएशन होगी? मैडम, हम तो लोग रोजाना एक्सचेंज में बात कर रहे हैं, तो वो लोगों का यही आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेबी की ऑफिस में गया है, उनके यहाँ से उसके ऊपर रिव्यू आने के बाद में जब वहां से उनको कोई सैंक्शन मिलेगी उसके बाद में ही वो लॉन्च कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुलता है तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कॉटन का प्रोड्यूसर है, उसके पास में ना तो कोई प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है और ना ही कोई हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें हर वक्त जो है वो आईसी या जेडसी की तरफ देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट को, खुद को और इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के सभी को मार पड़ेगी, ना तो प्रॉपर किसान को मार पड़ेगी, बायर को मार पड़ेगी, सेलर को मार पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सभी को चेष्टा करके इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत वाला ही काम है। सब ऑल स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें नुकसान पाएंगे। पर मेरी मानना है इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब दबाने में या इस कॉन्ट्रैक्ट को अंदर जो मतलब प्रॉब्लम्स जो ज्यादा की है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको ये लगता है भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है MCX जो है वो बाजार के अंदर अनाप शनाप तेजी ला देता है, फॉल्स तेजी ला देता है, जो उनका मिथ है, असलियत से वो काफी दूर हैं। और मैं तो ये चाहूंगा भी जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को और ट्रेड को मिलके सेबी के ऊपर इम्प्रेस अपॉन करना चाहिए भी इतनी बड़ी क्रॉप के लिए कोई प्राइस डिस्कवरी और मैकेनिज्म नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। एब्सोल्युटली, अपने हाई से अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऑलरेडी हम कॉटन के भाव में देख चुके हैं, और अगर एक फ्यूचर्स ट्रेंड यहाँ पर जनवरी फरवरी के तौर पे देखने को मिलता तो शायद ये जो गिरावट है ये हम पहले यहाँ पर देख ही चुके होते। आनंद पोपट जी, आपसे भी वही दो सवाल हैं, आप कैसे देखते हैं भाव आगे जाते हुए कॉटन के लिए, और क्योंकि अब यहाँ पर कोई हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है भारतीय बाजारों के लिए कॉटन के लिए, आपकी क्या व्यू है उस पर? आनंद पोपट जी, हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। अब आगे आवाज? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ। तो अब ये मेरे हिसाब से अपना जो कॉटन का क्रॉप इंडिया का है जी, वो कम से कम 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर का आएगा। दूसरी बात यह है कि कॉटन का वायदा बहुत जरूरी है, मगर वो फायदा के अंदर में जो भी टर्म्स कंडीशंस है वो यूजर्स को फ्रेंडली होवे ऐसी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही एक्सरसाइज चल रही है। और मैंने ऐसा सुना है अनऑफिशियली कि जनवरी का वायदा नहीं लगेगा मगर फरवरी का स्टार्ट होगा, और एवरी ऑल्टरनेट मंथ पे अपना वायदा शुरू होगा, फरवरी अप्रैल जून ऐसा करके ये शुरू होगा, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात रही भाव की, तो अपने भाव आज भी
इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है, आज भी 12-15 सेंट अपना बेसिस ऊपर है, तो भाव को नीचे आना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर भाव नहीं ऊपर नीचे आता है तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, न तो कॉटन का एक्सपोर्ट कर पाएंगे, न तो यान का एक्सपोर्ट कर पाएंगे, न तो गारमेंट्स कपड़े का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वो जरूरी है कि भाव नीचे आवे तो ही ये काम हो सकता है, अदरवाइज इंडिया के अंदर में ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का जो बर्डन है वो बहुत बढ़ जाएगा, ऐसी मेरी सोच है। रवि, जैसे राकेश जी ने और आनंद जी ने दोनों ही कहा कि काफ़ी हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं जिन्होंने हायर कॉटन प्राइसेस को लेकर ये गुहार लगाई थी मिनिस्ट्री से, और उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन टेक्सटाइल एज अ सेक्टर कभी हाई कॉटन प्राइसेस, कभी लो कॉटन प्राइसेस, कभी किसान कॉटन पकड़ के बैठे हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो, यानी कि ट्रेड हमेशा कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर निकाल ही लेगा जब फेवर में उनकी चीज़ें नहीं जाती। ये जो है उसके अंदर में मोस्ट ऑफ आइस के वायदा के अंदर में मैंने सुना है कि जो हेजर्स है वो 25% है और 75% स्पेक्युलेटर्स और फंड्स वगैरह उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसी तरह अपने यहाँ भी स्पेक्युलेटर्स का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, वो हेजर का पार्ट बड़े, जो एक्चुअल यूजर्स है, एक्चुअल जिनर्स है, प्रोड्यूसर है, वो एमसीएक्स में ज्यादा भाव लेवे तो ये जो अननेसेसरी वोलाटिलिटी है वो कम हो जाएगी, ऐसा मेरा सोच है, ऐसी मेरी सोच है। और उसके लिए उनके नियम में चेंजेस होना जरूरी था, वो मेरे हिसाब से ये नए वायदे के अंदर में सब नियम के अंदर में चेंजेस आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मिल वाले और जिन वाले इसके अंदर में लाभ लेंगे, ऐसी मेरी सोच है और ये जरूरी भी है। ओके रवि, आपका व्यू क्या है? इनफैक्ट कंफ्यूजन तो बना हुआ है ही, एक तरफ इंडस्ट्री हायर प्राइसेस को लेकर अपनी बात रखती है, दूसरी तरफ किसान होल्डिंग अभी अपने पास रखे हुए हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे तब बेचेंगे, और अब भाव अगर आप देखेंगे तो 30,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है पूरी सिचुएशन पर और साथ ही प्राइसेस पर? जरूर से, जैसे आनंद जी बता रहे थे, थोड़े वायदा में चेंजेस हो रहे हैं और वो अप्रूवल के लिए अभी सेबी के पास है, तो जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक कोई नए वायदे में ट्रेडिंग अलाउ नहीं होगा, और शायद लग रहा है कि एक बार वायदा बंद हो जाएगा और फिर से वो रिज्यूम करेगा, क्योंकि 10 दिन के बाद आप कोई भी अप्रूवल आता है सेबी का, उसके बाद वो 10 दिन के बाद आप चालू कर सकते हैं। तो अभी 10 डेज बचे नहीं है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो लग रहा है कि नए स्ट्रक्चर के साथ नया वायदा ओपन होगा और नए रूल्स में ज्यादातर वो हेजिंग फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाने की ट्राई की है। हालांकि थोड़ा देखना है कि वॉल्यूम साइड भी थोड़ा लैकलस्टर रहेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट बंद होता है फिर से चालू होता है, उसमें कॉन्फिडेंस लाना काफी मुश्किल होता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये हेजिंग फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑलरेडी लोअर लेवल से जो 78 सेंट थे वहां से 88 सेंट आ चुके हैं, और डोमेस्टिक प्राइसेस जो हमारे है वो अभी 30,000 के आसपास अभी एमसेक्स कॉटन है, तो लग रहा है कि जो डिफरेंस था जो 15-20 सेंट के करीब चल रहा था वो धीरे धीरे अब वो नीचे आ रहा है, 10 के करीब पहुंच चुका है। तो लग रहा है अगर वो ये डिफरेंस 5% तो रहता है, क्योंकि करेंसी का भी वेट रहता है, वोलेटिलिटी का भी वेट रहता है, तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे ही थोड़ा बहुत क्लोजर आता है अप टिल मींस के 5 सेंट से 8 सेंट के करीब आता है, उसके बाद डोमेस्टिक प्राइसेस में स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए। अभी ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्पाइट ऑफ चाइना रिस्क ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक करेक्शन की गुंजाइश है, बट मुझे नहीं लग रहा कि जो कॉटन प्राइसेस डोमेस्टिक है वो 28 के बिलो स्टेबल होने चाहिए। 29-28 अच्छा बेस है। अगर कोई इंडस्ट्री है या किसी को अगर नियर टर्म में प्रोक्योरमेंट करना है तो वो लोग फिजिकल मार्केट से आप ये बाय कर सकते हैं। और डोमेस्टिक कपास का कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू है जो एनसीडीएक्स पे है, तो वो 1600 के करीब चल रहा है, वो भी 1550 के करीब मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस स्पॉट मार्केट में ऊपर चल रहे हैं 1700-1750 के करीब, तो एक अच्छी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको कपास के प्राइसेस में मिल रही है। एब्सोल्युटली, कॉटन एमसीएक्स में है कपास, और कपास खाली एनसीडीएक्स में है, तो क्लियरली एज अ प्रॉक्सी ट्रेड या प्रॉक्सी है वहां पर एब्सोल्युटली किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया राकेश जी, आनंद जी, आपका भी, रवि आपका जुड़ने के लिए। मुझे और दीपाली को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार बात करेंगे इक्विटीज पे, और आज तो रेड हम सबने पहना है और मार्केट्स भी रेड है। सुमित, गलती पहन लिया, लग रहा है दिन के निचले स्तरों पर इंडेक्स पहुंच गया है और ये लगातार तीसरा दिन है जबकि सेम एक पैटर्न सब बन रहा है मार्केट्स में, जब हैवी सेल ऑफ है। इनफैक्ट 18,400-500 के जोन से इंडेक्स टूटता हुआ 17,800-600 के रेंज में 860 या 900 की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक हैवी सेल ऑफ मार्केट्स में प्रिवेल कर रहा है। कब तक रहेगा, सेकेंड हाफ में पुल बैक रहेगा या नहीं, इन सब पे हम बातचीत करते हैं थोड़े देर ब्रेक के उस पर।